एक वक्त था जब गोविंदा का नाम ही बॉक्स ऑफिस की गारंटी था। थिएटर के बाहर लाइनें लगती थीं, टिकट ब्लैक में बिकते थे और लोग कहते थे हीरो नहीं तूफान है ये आदमी। उनकी एक मुस्कान पर सीटी, एक डांस स्टेप पर हंगामा और एक इमोशनल सीन पर पूरा हॉल खामोश। लेकिन आज वही सुपरस्टार छोटे मोटे इवेंट्स में नजर आता है, टैक्सी में घूमता दिखता है और यही तस्वीर देखकर पब्लिक का दिल टूट जाता है। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या गोविंदा सच में आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे? क्या इंडस्ट्री ने उन्हें भुला दिया, या ये शोहरत की वो कीमत है जो हर स्टार को कभी ना कभी चुकानी पड़ती है? इन सारे सवालों का जवाब आया उनके मैनेजर शशि सिन्हा की तरफ से, वही शख्स जो 33 साल से गोविंदा के साथ खड़े हैं। उन्होंने पहली बार खुलकर बताया कि चमक दमक के पीछे कितनी भारी कहानी छुपी थी। शशि के मुताबिक गोविंदा के ऊपर कर्ज था, और ये कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं था। पॉलिटिक्स के दौर में उन्होंने कई लोगों की मदद की अपने पैसे से। जब सरकारी मदद नहीं मिली तब उन्होंने खुद का घर गिरवी रख दिया। सोचिए, एक सुपरस्टार जिसने करोड़ों कमाए, उसे अपना घर मॉर्गेज करना पड़ा। उनका जल दर्शन वाला फ्लैट गिरवी था, बैंक से लोन लेना पड़ा, ईएमआई भरनी पड़ी, और उसी बीच परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की लाइफस्टाइल, घर का खर्च। फिल्मों के ऑफर्स कम थे लेकिन जिंदगी के खर्च कम नहीं हुए। तब गोविंदा ने वो रास्ता चुना जिसे लोग आज जज कर रहे हैं, इवेंट्स। लेकिन यही इवेंट्स उनकी ढाल बने। शशि ने साफ कहा, इज्जत से काम किया, कर्जा चुकाया। आज उनका घर लोन फ्री है, एक भी पैसा बकाया नहीं। और ये किसी चमत्कार से नहीं हुआ, ये हुआ लगातार काम करके, बिना झिझक, बिना शर्म। फिर भी पब्लिक का दर्द अलग है, क्योंकि पब्लिक ने गोविंदा को सिर्फ स्टार नहीं माना, अपने बचपन का हिस्सा माना। जब वही आइकन छोटे मंचों पर दिखता है तो फैंस को लगता है जैसे वक्त ने उनके अपने ही किसी को चोट पहुंचाई हो। और यहीं से एक बड़ी सच्चाई सामने आती है, फिल्म इंडस्ट्री किसी की स्थायी नहीं। आज ताज, कल तन्हाई, आज तालियां, कल खामोशी। गोविंदा के पास स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन वो हर काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहे। उन्हें जो पसंद आता है वही करते हैं। और शायद यही एक कलाकार की आखिरी जिद होती है, काम कम करो लेकिन झुक कर मत करो। असल सवाल ये नहीं कि वो इवेंट्स क्यों कर रहे हैं, असल सवाल ये है, क्या हमने अपने कलाकारों को सिर्फ तब प्यार किया जब वो शिखर पर थे? क्या हम उन्हें इंसान मानने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ मशीन जो हमें एंटरटेन करे? गोविंदा गिर नहीं गए, वो लड़कर खड़े हुए हैं, कर्ज चुका कर खड़े हुए हैं। और ये कहानी हार की नहीं, जिद की है। उस आदमी की जिद जो अभी भी मानता है कि उसका दूसरा इनिंग बाकी है। और शायद असली कमबैक वही होता है जब इंसान पैसा नहीं, खुद को वापस जीत ले। अब सवाल आपसे, क्या गोविंदा का इवेंट्स करना गलत है? हाँ या ना? कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। बॉलीवुड में कहानियां सिर्फ फिल्मों में नहीं बनती, कुछ कहानियां असली होती हैं, और वो इतनी खामोश होती हैं कि उनकी आवाज़ सालों तक सुनाई देती रहती है। विवेक ओबरॉय, एक नाम जो कभी बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार माना जा रहा था। डायरेक्टर्स लाइन में, अवार्ड्स हाथ में, फैंस दीवाने, और फिर अचानक सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि आज भी लोग पूछते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ था? विवेक ने कई बार खुलकर कहा कि उनका करियर रोका गया, फिल्म मेकर्स को संकेत दिया गया कि उन्हें काम मत दो। आरोपों की दिशा बार बार एक ही नाम की तरफ घूमती रही, सलमान खान। लेकिन सलमान का जवाब हमेशा एक जैसा रहा, अगर मैं किसी का करियर खत्म कर सकता हूँ तो अपना कर सकता हूँ, किसी और का नहीं। सालों तक ये मामला सिर्फ अफवाह था, जब तक कि एक अंदरूनी गवाह सामने नहीं आया, प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह। वो बताते हैं वो सलमान को उस दौर से जानते हैं जब स्टारडम दूर था, पुरानी दोस्ती, भरोसा, अंदर की बातें। उन्होंने खुलासा किया कि विवेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सलमान अंदर से ज्वालामुखी बन चुका था, गुस्सा साफ दिख रहा था। शैलेंद्र कहते हैं, मैंने उसे समझाया, अभी कुछ मत कर, गुस्से में लिया फैसला गलत होता है, चुप रह, इंतजार कर। और उनके मुताबिक सलमान ने वही किया, कोई शोर नहीं, कोई सार्वजनिक लड़ाई नहीं, बस खामोशी। लेकिन उस खामोशी के बाद इंडस्ट्री में दरवाजे बंद होने लगे, फोन आना बंद, ऑफर गायब, और एक चमकता करियर धीरे धीरे अंधेरे में उतर गया। शैलेंद्र का दावा साफ है, ये इत्तेफाक नहीं था। और यहीं पर कहानी एक बड़े सवाल से टकराती है, क्या बॉलीवुड में ताकत और नेटवर्क और गुटबाजी सच में करियर तय करती है,
ये वही सवाल है जो सालों बाद फिर उठा जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पूरी इंडस्ट्री पर नेपोटिज्म, कैंप कल्चर और इनसाइडर पॉलिटिक्स को लेकर बहस छिड़ गई। लोगों ने पूछा, क्या टैलेंट काफी है या सिस्टम पहले से तय कर चुका होता है कि कौन ऊपर जाएगा और कौन गायब हो जाएगा? शैलेंद्र कहते हैं, सलमान बुरा इंसान नहीं है। उनके शब्दों में, वो जंगल का शेर था, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे पिंजरे का शेर बना दिया। ऐसे लोग जो सिर्फ वही सुनाते हैं जो वो सुनना चाहता है। सच कभी सीधे पहुंचता ही नहीं। एक स्टार, एक दोस्त की गवाही और एक इंडस्ट्री जहां खामोशी भी फैसला लिख देती है। तो आज सवाल सिर्फ विवेक का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। क्या बॉलीवुड में सच में ताकत और लॉबी किसी कलाकार की किस्मत लिख सकती है? हाँ या ना कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। और अगर आपको लगता है कि इस बहस को जिंदा रहना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि सच दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। दोस्तों, बॉलीवुड बाहरी लोगों के लिए हमेशा के लिए सपनों की दुनिया रहा है और युवाओं का सपना होता है कि वो इसका हिस्सा बने। लेकिन आउटसाइडर्स के लिए ये इतना आसान नहीं होता जितना कि इनसाइडर्स के लिए होता है। बाहरी लोग भी खूब कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से जुगाड़ लगाकर एक बार बॉलीवुड में एंट्री मिल जाए और लोग इसके लिए कुछ न कुछ जतन करते ही रहते हैं। आज हम जिस कपल की कहानी लेकर आए हैं, ये बेमेल और प्लानिंग से बनाई हुई जोड़ी है। इन दोनों का कहीं भी कोई भी मैच नहीं है, लेकिन ये लोग फिर भी आइडियल कपल के लिस्ट में शामिल होने लगे हैं। ये कपल है अर्पिता खान और आयुष शर्मा। अर्पिता खान सलमान खान की सबसे छोटी बहन है और आयुष शर्मा हिमाचल प्रदेश के एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता है। इन दोनों का दूर दूर तक आपस में कोई लिंक नहीं था, लेकिन आज ये दोनों मैरिड हैं और 2 बच्चों के माता पिता हैं। अर्पिता खान भले ही सलमान खान की फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो खान परिवार की बेटी नहीं है। 1981 में सलीम खान अपनी पत्नी के साथ सुबह पार्क में टहलने जाते थे तो उन्होंने देखा कि सड़क किनारे एक भिखारी औरत की लाश पड़ी है और उसके पास एक छोटी सी बच्ची रो रही है। सलीम खान के साथ उनका एक दोस्त भी था जिनका नाम था शरद जोशी। शरद जोशी पुरानी फिल्मों में राइटर, सॉन्ग राइटर और पोएट थे। शरद जोशी ने जब लड़की को रोते हुए देखा तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, लेकिन बच्ची का कोई भी रिश्तेदार वहां पर नहीं मिला तो उसे अनाथ आश्रम में देने की बात चलने लगी। लेकिन शरद जोशी ने सलीम खान को राजी किया कि वो उस बच्ची को गोद ले ले, क्योंकि उसी साल सलीम खान और हेलन की शादी हुई थी। लेकिन हेलन कभी मां नहीं बन सकती थी और ये बात शरद जोशी को पता थी, क्योंकि वो उनके फैमिली फ्रेंड थे। शरद जोशी के कहने पर सलीम खान ने उस बच्ची को कानूनी रूप से गोद ले लिया और बच्ची की मां के नाम पर लिखा हेलन का। गोद लेने के बाद अब बारी थी बच्ची के नाम रखने की। ये बच्ची हिंदू थी, मुसलमान थी या किसी और धर्म से थी, ये किसी को भी नहीं पता था।